वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी विद एसपी। आज का हमारा टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर एमओटी से भी दर्शाया जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुंड एंड मोल्किन के द्वारा 1932 में किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, एमओटी के अनुसार, ये परमाणविक कक्षक, साइड वाले ये परमाणविक कक्षक है, ये वाले साइड वाले परमाणविक कक्षक है और बीच वाले आणविक कक्षक। परमाणविक कक्षक को क्या बोलते हैं आप? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और बीच वाले जो है ये, जिन्हें आणविक कक्षक कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एमओटी के अनुसार ये परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, या फिर ये बोले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी संख्या यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होते हैं। यानी परमाणविक कक्षकों की संख्या आणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। समझ में आया? फिर से जैसे देखें, 1 2 और ये 3 5 और 5 ये 10 परमाणविक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने हैं? 10। अब ये आणविक कक्षक देखे जाएं, 1 2 3 4 और ये 6 10। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बराबर होते हैं। और इसमें जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हुंड, अफबाउ या पाउली के नियम के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हुंड पाउली के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। हुंड पाउली या अफबाउ के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? हमें चर्चा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की थ्योरी के बारे में। इससे आईआईटी नीट या 12th के एग्जाम में पूछा ही जाता है, 100% इससे एक क्वेश्चन आता ही है। और आगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तीसरे वैसे नॉन बॉन्डिंग मान लेते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डिंग की हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ये नीचे वाले हैं, ये जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले जिनको हमने स्टार से दर्शाया ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम होती है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स से अधिक होती है। जैसे इनकी और इनकी दोनों की एनर्जी मान ली जाए 4 मान ली जाए, एक 4 नंबर से दर्शा दी जाए। यदि इसकी 1 नंबर हो एनर्जी, तब इसकी 3 होगी। कुल मिलाकर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के इक्वल होगी। समझ पा रहे? जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है टोटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है। अब इनकी एनर्जी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको हम ये सामान्य दर्शा रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग को स्टार से, जितनी एनर्जी इनकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की कम हो जाती है उतनी ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बढ़ जाती है। समझ में आया? अब यहां हम बात करें, यह जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स के भरने से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां भरता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में तब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन यहां भरता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में तब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। समझ में आया? क्योंकि यहां जो होती है इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में होती है। किस में होती है? सेम फेज में, जिससे 2 न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फिर से सुने, जबकि यहां बात करें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे के अपोजिट होती है। यह डेस्ट्रक्टिव क्या होता है? ये व्यक्तिकरण होता है, जिसके कारण यहां 2 न्यूक्लियस के बीच जो रिपल्सन होता है मैक्सिमम हो जाता है और 2 न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए यह एक नोडल प्लेन भी होता है। नोडल प्लेन उस प्लेन को कहा जाता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। समझ पा रहे? यह रिपल्सन, 2 न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। अब ऐसे प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उसे नोडल प्लेन कहते हैं।
यहाँ नोडल प्लेन नहीं है, यहाँ एक नोडल प्लेन है, यहाँ एक नोडल प्लेन है। ओके, यहाँ जैसे देखें, यहाँ इसमें नोडल प्लेन नहीं है, इसमें एक नोडल प्लेन है, जबकि यहाँ दोनों जगह देखा जाए यहाँ एक एक नोडल प्लेन है, जबकि यहाँ दो दो नोडल प्लेन है। समझ गए होंगे। नोडल प्लेन एक ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है। समझ में आया। अब और आगे बात करें इनके बारे में। अब जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये जो मैंने बनाया है, ये इस तरह का डायग्राम, ये जैसे B2 C2 ये N2 के लिए बना है। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए बना है जिनके एटम्स में 7 इलेक्ट्रॉन या उससे कम होते हैं। यदि 8 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बनाया जाए, जैसे ऑक्सीजन, या इससे आगे वालों के लिए बनाया जाए, तब इस वाले इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठाकर ऊपर रख देंगे और इस वाले को नीचे रख देंगे। हम आगे बात करेंगे। समझ में आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसमें आगे बात करें। इससे हम मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, कलर के बारे में बता सकते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे हम पहले बात करते हैं इस थ्योरीज को लेकर, किसको लेकर, स्टेबिलिटी को के बारे में बात करते हैं। देखिए अब आप स्टेबिलिटी के बारे में, जैसे हमने अभी बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, कलर के बारे में, या फिर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ही कुछ और पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनका वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये भी मान लिया जाए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो, जैसे साई ए और साई बी। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के योग और अंतर के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है, वो जो आणविक कक्षकों का तरंग फलन होता है, वो परमाणविक कक्षकों के तरंग फलन के योग अंतर के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के योग अंतर के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं आप। और आगे बात करते हैं इसमें, अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या, जो ये नीचे वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जैसे इसको साई ए बी से दर्शाता हूं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके वेव फंक्शन के योग के बराबर होता है। फिर से ध्यान से सुने। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन मान लिया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को मैंने साई ए और साई बी से डिनोट कर दिया। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के योग के इक्वल होता है। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सदैव ही, फिर से सुने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है। जैसे आप देखें, इसको मैं लिख दूं साई ए बी का स्क्वायर कर दिया जाए, तब ये साई ए बी साई ए बी का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसे खोल दिया जाए तब साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस साई 2 साई ए साई बी। समझ पा रहे हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संभावना सदैव ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स समझ रहे हैं ना, परमाणविक कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से सदैव ही अधिक होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये परमाणविक कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से सदैव ही अधिक होती है। ओके, इसे हमने किस तरह से सॉल्व किया, ये ए प्लस बी ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो समझते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से देखते हैं आप आगे, जैसे एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, ये पहले एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जो तरंग फलन होता है, वेव फंक्शन होता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के अंतर के बराबर होता है।
एंटी बॉन्डिंग को मैंने स्टार से दर्शा दिया। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के अंतर के बराबर होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में दोनों को एक साथ जोड़कर बोल दिया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के योग व अंतर के बराबर होता है। तब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सदैव ही, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संभावना सदैव ही ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स से सदैव कम होती है। जैसे इसको स्क्वायर करके लिख दिया जाए स्टार ए बी का स्क्वायर, तब ये हो जाएगा साई ए साई बी का स्क्वायर। इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ये वही है, आपको याद होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये किस तरह से सोल्व करते हैं आपको याद होगा, श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन होती है उससे इन्हें सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे आगे बात करते हैं, इसमें जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें दो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके जब ये सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, तब इसमें सेम एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। सेम एनर्जी, अब सेम एनर्जी के साथ साथ सेम सिमेट्री भी होनी चाहिए। हम समनाभिकीय मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं जो समनाभिकीय सेम न्यूक्लियस वाले होते हैं। यदि हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है तब उसमें डिफरेंट एनर्जी वाले ये ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेकिन वहां भी जो सिमेट्री है सेम होनी चाहिए। यदि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं और उनकी सिमेट्री सेम नहीं है, तब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। समझ में आता? अब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर को मैंने ये BO से दर्शा दिया। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 NB माइनस NA। NB क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। NA क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जैसे हम बात करें H2 बन सकता है, जैसे H2 के बारे में बात करें, तब हाइड्रोजन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तब एक इलेक्ट्रॉन यहां है, अब H2 में 2 होते हैं ये, तब एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करें, तब एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0। तब बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तब 2 - 0 इक्वल 2/2 इक्वल 1। जो बॉन्ड ऑर्डर है H2 का, यानी H2 में जो हाइड्रोजन के एटम है उनके बीच सिंगल बॉन्ड है। कहां से पता लग जाता है, यहां से पता लग जाता है। इसी तरह से और देखें और समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन के लिए हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे हम बात कर लें, या हाइड्रोजन के लिए हम बात कर लें, पहले H2+ के बारे में बात कर लें। H2+, तब H2+ में एक H होगा, इसमें 1s1, और एक होगा H+। अब एक ले लिया मैंने, ये इधर H1 ले लिया, और एक H+, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H2+ की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब केवल एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसका यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तब वही 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और एंटी बॉन्डिंग में 0। तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 1/2 इक्वल 0.5 लिख दें, या फिर 1/2 लिख दें। जो H2+ मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, और जबकि H2 का अभी क्या लिखा है आपने, H2 का 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। अब जैसे इन दोनों में कंपेयर की जाए, H2 और H2+ में, तब बॉन्ड ऑर्डर H2 का ज्यादा था, अभी निकाला था हमने 1 था, और H2+ का कितना है, 1/2। इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। और देखते हैं अभी, जैसे अब इसके स्थान पर जैसे हम बना दें, और जैसे ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, सबसे कम एनर्जी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये हमने किसके लिए बनाया है वैसे ये डायग्राम,
उन मॉलिक्यूल के लिए बनाया जिनके एटम में 7 या 7 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 7 से ज्यादा होते हैं इनको हम ऊपर रख देते हैं और इसको नीचे, बाई को चेंजिंग नहीं होती। अभी हम H2 माइनस के निकाल कर देखें बॉन्ड ऑर्डर। H2 माइनस में अब इसमें एक होगा H माइनस और एक होगा H। अब H में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख दिया, H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब दो, एक और दो कितने हैं 3, तब 2 इलेक्ट्रॉन, एक और दो कितने 3, पहले 2 यहां भर गए और एक यहां। तब देखें इसका बॉन्ड ऑर्डर H2 माइनस का, H2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर दिखा रहे हैं यहां। तब 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1, तब कुल मिलाकर 1/2 यानी 0.5। अभी हमने देखा H2 प्लस का और इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है, जबकि H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला हमने 1। कहने का मीन से H2 इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से जैसे हम और निकाल कर दिखाते हैं बॉन्ड ऑर्डर, मान लिया नाइट्रोजन का निकालना हो आपको। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है ये, इसे 1s2 2s2 और 2p3 ये होता है ना। इसी तरह से जब N2 का मॉलिक्यूल बना होगा तब ये 2 एटम आपस में ओवरलैपिंग करेंगे पूरे, यानी 2 एटम से मिलकर ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। तब 1s2 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3 है ये, या सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए ये वाले। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p3 में 1 2 3। इसी तरह से जब N2 बना है तब उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, 2 इधर 2 इधर और इसमें कितने हैं 3। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 2 यहां भर जाएंगे और 2 यहां, 2 और 2 4, 2 यहां भर जाएं और 2 यहां। अब 3 और 3 आपके पास 6, 6 में से 1 2, फिर यहाँ 1 2, कितने 4 भर चुके हैं 1 और 2। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में भरते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाले तब इसका, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1/2। अब इसके साथ ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये एन भी क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 2 और 2 4 और 6 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हमने स्टार से दर्शाया है 2 और 2 4, यहां तो कोई है नहीं 4। कितना हुआ ये 6/2 = 3। जो N2 के लिए हमने बॉन्ड ऑर्डर, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला 3। कहने का मीन से N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, जबकि बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। समझ रहे हैं ना आप सभी। इसके साथ साथ जैसे और भी देख लेते हैं, हम ऑक्सीजन के लिए एक बना देते हैं। ऑक्सीजन के लिए मैंने बोला था जब 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये यहां नीचे 2 ना होगा, नीचे 1 आ जाएगा, और यहां कितने होंगे ये 2 हो जाएंगे। यहां ये 2p(Z) हो जाएगा और ये 2p(X) 2p(Y) जैसे ये सिग्मा है और ये पाई है। अब इसके लिए बनाया जाए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p4 ये होता है। इस तरह से देखें 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 इस तरह से लगा दिया। अब यहां से 2 2 4 ये 4 भर दिए, 2 और 2 4 ये हमने 4 भर दिए, 4 और 4 8 में से पहले 2 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, अब यह 1 और ये 1 ये हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें जैसे हम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल मिलाकर उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब निकालें जैसे बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2 और 2 4
4 और 6 10। एन भी क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और एन क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 और 2 4 और 2 6 -6, यानी 10 - 6 कितना हुआ, 4/2 इक्वल टू, जो O2 है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, यानी O और O के बीच डबल बॉन्ड होगा। 2 का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। अब जैसे हमने बोला था, इसके और बारे में बात करें, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब मॉलिक्यूल क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसके ये बारे में कौन जानकारी देता है, एमओटीज की जानकारी बिल्कुल सरलता से दे देती है। जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकी। जबकि आणविक कक्षक सिद्धांत या एमओटी O2 के अनुचुंबकीय व्यवहार की सरलता से व्याख्या कर देती है। अब जैसे और बात करें इसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जैसे हम यदि O2 प्लस हो, O2 का तो अभी बॉन्ड ऑर्डर आपने देख लिया था, 2 था, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए, प्लस का, तब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ ये कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा जैसे ये 10 - 5/2.5, तब कितना, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। यदि हम देखें O2 माइनस का हमें बॉन्ड ऑर्डर देखना हो, तब O2 माइनस का देखना हो जैसे, तब एक तरफ तो O बनाएंगे और एक तरफ O माइनस, तो एक तरफ जैसे 8 है और एक तरफ कितने हो जाएंगे, 9, एक तरफ 9, तो यहाँ नीचे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ भी यहाँ कोई चेंजिंग, एक तरफ 9 बनाने तो यहाँ कर दिया जाए, हमें एक एक्स्ट्रा भर देंगे इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। O2 माइनस के लिए इस तरह से बन जाएगा डायग्राम, O2 माइनस के इधर O है और इधर O माइनस, तब यहाँ इधर कितने हो जाएंगे, जैसे बॉन्डिंग में तो ये 10 ही रहेंगे, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 6 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 3 7, कितना हो जाएगा, 10 - 7, यानी 3/2 इक्वल 1.5, ये हो जाएगा। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5। इसी तरह से O2 माइनस का देखा जाए, सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, या सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबके सब क्या है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है, जितने मैंने बताए। तब O2 माइनस के बारे में देखें, तब O2 माइनस इस तरह से बन जाएगा, O माइनस, इधर भी कितने हो जाएंगे, इधर भी, इस साइड भी 9, इस साइड भी 9, समझ पा रहे हैं ना। अब 9 का बनाएंगे, नीचे तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, यही एक केवल भर जाएगा। अब इसके अंदर बनाएंगे तब वही जैसे बन जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर, बाकी तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये 10 - 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 6 10, 2 और 2 4 और 4 8, यानी 10 - 8 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 2/2, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। अभी हमने आपको क्या समझाया था, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। तो इनकी अगर कंपेयर की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, O2 प्लस सबसे ज्यादा, O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे कम O2 है, और इससे भी कम O2 माइनस है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है, O2 माइनस है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। हम कहां से पता लगाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इनकी स्टेबिलिटी का पता हम लगा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, बहुत सारे एंट्रेंस में इसके बारे में पूछा गया है, सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। कैसे लगाते हैं स्टेबिलिटी का पता हम, इस बॉन्ड ऑर्डर से। और ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्या आप समझ पा रहे हैं आप सभी, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने देखा, ये O2 जो माइनस है, इसमें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डाईमैग्नेटिक है या फिर प्रतिचुंबकीय है। जबकि बाकी सभी जो थे, ये O2 हो या O2 प्लस हो या O2 प्लस हो या फिर O2 माइनस हो, ये सबके सब क्या अनुचुंबकीय है।
जबकि O2 2 माइनस ही प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है। इसके अलावा जैसे इन्हें मैं सबको साफ कर देता हूं, वरना समझ नहीं पाएंगे यहाँ क्या क्या बन गया। इन्हें भी साफ कर देता हूं मैं। अब मैं ये बताता हूं He2 बन सकता है कि नहीं बन सकता। यदि किसके बारे में बोल रहा हूं, He2 बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसके बारे में देखते हैं हम। He2 के बारे में देख रहे हैं, ये बन जाएगा नहीं बनेगा। इसका बनाना होता है जैसे He2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब He2 है तब इसके 2 हीलियम एटम आपस में ये मिलेंगे तभी तो बनेगा ना He2। अब जैसे 1s2 ये मान लिया जाए, 1s2 मान लिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक He के, इस He के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले He के ये है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक हीलियम एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम एटम के ये हैं। दोनों आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इस तरह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाएंगे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर देखें तो वही 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। 2 - 2 इक्वल 0/2 इक्वल 0। He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या माइनस में हो, वो मॉलिक्यूल नहीं बन सकते। अब He2 का आपने देखा, He2 का अस्तित्व नहीं है। किस थ्योरी से बता सकते हैं आप, MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। क्यों नहीं है इसका अस्तित्व, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो कभी भी नहीं बन सकते। फिर से सुने, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है वो उतने ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा और वो करंट भी होता है। सुन पा रहे हैं आप सभी। आज की थ्योरी को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पसंद आती है तब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।